Let's start with our concept. Okay, so the new concept is concept of atomic orbital. ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने डी ब्रॉगली ने बताया कि भाई डुअल नेचर होता है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का, उसमें एक वेव कैरेक्टर होता है। ठीक है, फिर हाइजेनबर्ग का जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो उसमें बोला कि भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की बात आई, तो इससे क्या हुआ कि जो बोर मॉडल था है ना, वो जो है उसके लिए खतरा हो गया कि बोर मॉडल तो बोल रहे थे कि भाई वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन इन लोगों ने क्या बोला कि भाई इट इज नॉट मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनका जो है वेव नेचर होता है एज वेल एज द पार्टिकल नेचर होता है। तो अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो है एक ऐसी थ्योरी के लिए सर्च कर रहे थे जो तीन चीजें एक्सप्लेन कर सके। पहली चीज स्टेबिलिटी एटम की, ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि मैटर का डुअल कैरेक्टर, और तीसरा उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो साइंटिस्ट वेर अप्रोचिंग फॉर अ न्यू थ्योरी जो तीन चीजें एक्सप्लेन कर सके। फर्स्ट क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक, नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन कर सके, डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, ठीक है, और तीसरा क्या एक्सप्लेन कर सके, अनसर्टेनिटी इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, तो एक नई थ्योरी आई मार्केट में। ठीक है, एक नया अप्रोच आया जिसको बोला गया वेव मैकेनिक्स, और ये कब आया था, ये आया था इन द ईयर 1927 में। तो एक साइंटिस्ट आए थे श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने क्या किया था, उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव करी थी। ठीक है, उसके थ्रू उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज नॉट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, वो तो पहले भी नेग्लेक्ट हो चुका था। उन्होंने ये बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज समवेयर इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और उस स्पेस को इन्होंने नाम दिया ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या हो गया, इट मे बी डिफाइंड एज अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब न्यूक्लियस के आसपास कोई ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम हो, तो उसको उसने उस जगह को जहां पे उस रीजन को इन्होंने नाम दे दिया ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल की यदि डेफिनेशन हम लिखें तो क्या लिखेंगे, orbital is defined as a region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum.
तो ये ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो जब फिगर से रिप्रेजेंट किया जाए यदि ऑर्बिटल को, तो ये कुछ ऐसा शेप आएगा इसका, है ना। सो दिस इज द ऑर्बिटल, है ना। दिस इज ऑर्बिटल। और ये हमारा क्या था, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट। तो बोर मॉडल क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, ठीक है, वेयर एज ऑर्बिटल इज अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, सो यहां पे और आगे यदि बात करते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कितनी होती है, 90 to 95% प्रोबेबिलिटी होती है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्पेसिफाइड रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इट मे बी नोटेड दैट there are some chances of finding the electron even outside the figure, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है यही कि यही मिल रहा है 100%। देयर आर सम चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इवन आउटसाइड दिस ऑर्बिटल ऑल्सो, है ना। कुछ परसेंट जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का चांस बाहर भी, ठीक है। तो ये हो गई ऑर्बिटल की बात, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं, हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिट हमको मालूम है, बोर मॉडल ऑफ एटम में हमने देखा है कि वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इज ऑर्बिट, while orbital is a region space around the nucleus, ठीक है, region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। तो ऑर्बिट को हमने क्या लिखा, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ in which electron is moving, ठीक है। और ये क्या है ऑर्बिटल, रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding
द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज रिप्रेजेंट्स planar motion of electron। ऑर्बिट क्या बता रहा है? प्लानर मोशन बता रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। जबकि ये क्या बताएगा? रिप्रेजेंट्स 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेस में कहीं पे मूव कर सकता है तो 3D मोशन हुआ। ठीक है, इट गिव्स डेफिनेट पाथ। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है ये कि भाई सर्कुलर पाथ पे ही मूव करेगा, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पे, है ना। और ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन में भी एनीवेयर in the region। बोल रहा है कि जितने भी ऑर्बिट है हम जानते हैं कि भाई वो सब कितने क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ऑल आर सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, यहां पे क्या है? ऑर्बिटल्स है डिफरेंट शेप। आप लोगों ने कभी सुना हो यदि sp df ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, तो उनमें s का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, p का डम्बेल होता है, d का डबल डम्बेल, और f ऑर्बिटल जो होता है उसका फंडामेंटल। ठीक है, ऑर्बिटल्स है डिफरेंट शेप। जैसे कि आपका S जो है वो क्या होता है? स्फेरिकल, P डम्बेल, P का क्या होता है? डम्बेल शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन in any orbit is 2n स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? एन ऑर्बिटल कैन accommodate only 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दीज ऑल वेयर द डिफरेंस। ऑर्बिट बोर मॉडल में हमने पढ़ा है, सर्कुलर जो पाथ होता है उनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग।
ऑर्बिटल आपको बताया कि रीजन अराउंड द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फिर क्या होता है, इधर बोला कि जो बोर मॉडल से जो हमने पढ़ा था उसमें क्या बोल रहा था कि प्लैनर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि ये क्या स्पेस में इलेक्ट्रॉन है तो इसका 3D मोशन होगा। नेक्स्ट क्या है, ये हमको डेफिनेट पाथ बता रहे कि भाई सिर्फ सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा। और ये क्या बोल रहा है कि कहीं पे भी हो सकता है रीजन, है ना, इट में भी इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट एनीवेयर इन द रीजन। फिर क्या है, ऑर्बिट्स जितने भी होते हैं वो सब सर्कुलर होते हैं, जबकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनका डिफरेंट शेप होता है। जैसे एच सबसेल है तो उसका जो स्फेरिकल शेप होता है, पी जो सबसेल है उसका डम्बेल शेप होता है। फिर क्या है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जो होते हैं वो 2n स्क्वायर होते हैं, है ना, जबकि ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकता है। तो दीज वेर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब शेप कैसे डिफाइंड होगा ये सब बाद में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी से मिलने जाना, मैं एक नए शहर में किसी आदमी से मिलने गया, ठीक है, तो मेरे पास उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, और फोन नंबर तो इस समय जनरल हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैं शहर में पहुंचूंगा, उस शहर में, फिर पर्टिकुलर नगर में पहुंचूंगा, भाई कौन से नगर में रहता है, ठीक है। फिर उसके पास कोई गली होगी या सेक्टर होगा कि सेक्टर 3 है, सेक्टर 4 है, फिर सेक्टर 4 में कोई मकान नंबर होगा, तो मैं उस पर्टिकुलर आदमी से जाके मिल सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज जो है क्वांटम नंबर बता रही है। बेसिकली क्वांटम नंबर क्या कर रही है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में, है ना, तो ये आपको जो है कंप्लीट एड्रेस दे रही है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कि कौन से शेल में है वो, ठीक है, कौन से सब शेल में है, उस सब शेल में फिर उसकी स्पिन क्या है। तो ये सारा जो है आपको कहां से मालूम पड़ता है, क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर को सिंपल सी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि इट गिव्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डेफिनेशन वाइज यदि हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, to describe each electron in an atom in different orbital use क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट गिव्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्वांटम नंबर्स में याद करें तो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड जो है एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड जो होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो फोर्थ है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको क्या आइडिया देते हैं।
सो फर्स्ट क्या है मेरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली n से, ठीक है। और ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ अ शेल और एनर्जी लेवल। ये बताता है कि कौन से शेल में है या कौन से एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ, इट डिटरमाइंस the main energy shell or level in which the electron is present. ठीक है। अब जो क्वांटम नंबर है उनकी जो है होल नंबर वैल्यूज होती है। फ्रॉम कहां से कहां तक, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो इट कैन हैव अ होल नंबर वैल्यूज, जहां पे n की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक। अब n की वैल्यू यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो शेल हमारा क्या कहलाता है, n क्या बताता है हमको, शेल है ना। उस शेल को हम K शेल भी कहते हैं। तो K L M N, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, मतलब K शेल में प्रेजेंट है, इसका मतलब दैट इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोज टू द न्यूक्लियस, है ना। और जो K शेल है उसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया, दैट इज फर्स्ट शेल में हो गया ये। सो इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा। और इसकी जो एनर्जी होगी एंड हैज लोएस्ट एनर्जी, इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लोएस्ट होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब कोई भी चीज स्टेबल है तो वो उसमें एनर्जी उतनी कम है। जैसे आप जैसे भूखे हो पूरे दिन से, तो बहुत ज्यादा जो उठापटक नहीं करोगे, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रहोगे या एक जगह बैठे रहोगे। अब आपने खाना वाना खाया है, हेल्दी फील कर रहे हो, तो आप इधर उधर मूव करोगे, है ना। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगता है कि भाई न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है, एनर्जी कम रहेगी, है ना। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है मतलब स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा मतलब एनर्जी उसमें कम होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, मेन एनर्जी सेल या लेवल की, और n की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट विल बी एजीमुथल या एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर क्वांटम नंबर। So second is
एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको जो है हम नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंगुलर क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये हमको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें शेल की देता था, ये सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, the value of L gives the subshell or sublevel in a given principal energy cell to which an electron belongs। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका मान लो किसी भी शेल में होगा। ठीक है, अब उस शेल के अंदर जो है सब सेल्स होती हैं। ठीक है, या सब लेवल्स भी हम बोलते हैं। तो उनमें से कौन सी सब सेल में ये प्रेजेंट है, वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा आपको, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो कहां से कहां तक होती हैं, इट कैन हैव positive integer values from 0 to n-1, है ना। तो इसकी जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होती है और कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके n-1 तक। मतलब n की वैल्यू यदि 3 है तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, l की 0 से लेके 3-1, मतलब 0 से लेके 2 तक। तो l की वैल्यूज क्या आ गई, 0, 1 और 2। ठीक है, तो क्या है, l इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। ठीक है, और n की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। The various values of L can be designated as follows.
एल की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको इस तरह से डिजाइन के डेजिग्नेशन दिया गया है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एल, और उनको डेजिग्नेशन क्या दिया है, डेजिग्नेशन मतलब नाम क्या दिया है ना। यदि एल की वैल्यू 0 है तो वो क्या होती है, एस सब सेल में होती है ना। एल की वैल्यू 0 आई मतलब एस सब सेल। यदि एल की वैल्यू 1 आई तो वो क्या हो गया, पी सब सेल। ठीक, एल की वैल्यू यदि 2 आई तो ये क्या हो गया, डी सब सेल। 3 आई तो क्या हो गया, एफ सब सेल। तो नॉर्मली हम लोग यहीं तक यूज करते हैं। ठीक है, यदि वैल्यू एल की बढ़ती जाएगी तो अल्फाबेटिकली फिर जाएगा, एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच सब सेल आएगा, फिर आई जे के एल एबीसीडी सबने पढ़ी है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस डेजिग्नेशन या वेरियस सब सेल्स फॉर different values of L, and these 4 are the important for our syllabus. है ना। तो अब यदि n की वैल्यू यदि 1 है मान लो, तो L की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 to n minus 1 है ना, और n की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब 0 to 0 मतलब L की एक वैल्यू आई क्या, 0 है ना। इससे यहां से ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है, ठीक है, और एस सब सेल में। ठीक, आगे समझिए। एन की वैल्यू यदि 2 है तो एल की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, 0 and 1 है ना। एल की 2 वैल्यूज हो गई। ठीक, तो 0 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सब सेल, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी सब सेल है ना। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड सेल है, ठीक है, दूसरे वाले के लिए बात कर रहे हैं जहां पे एन की वैल्यू 2 है, तो एल की 2 वैल्यू है 0 और 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो सेकेंड सेल है उसमें सब सेल कितने, 2 हैं। एक तो कौन सा है, 0 के कारण एस सब सेल है, और 1 के कारण पी सब सेल। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा था कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सब सेल है, कौन सा है, 0, दैट इज एस। ठीक है, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है, वेरियस सब सेल्स बता रहा है। तो यदि इसका एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन, एल की कुछ वैल्यूज होंगी। सबसेल को आप कैसे डिजाइन करेंगे, तो दिस इज सबसेल डेजिग्नेशन, और दिस इज नंबर ऑफ सबसेल number of subcell in a shell। ठीक है, मान लो n की वैल्यू 1 है तो 0 से n माइनस 1 l की वैल्यू क्या है, 0। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1s है ना। तो सबसेल इसमें कितने हैं, 1 ओनली। ठीक है, n की वैल्यू यदि 2 है तो l की वैल्यू कहां तक होगी, 0 से n माइनस 1 मतलब 0 से 1 तक। तो 2 वैल्यू आई, कौन सी, एक आई 0, दूसरी क्या आई 1। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 2, n की वैल्यू 2 है इसलिए 2। फर्स्ट क्या है, 0 है तो s, और 1 है तो p। ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेल यहाँ पे कितने हैं, सेकंड में 2 सबसेल हैं, कौन से, एक एस है और एक पी है। ठीक है, थर्ड की यदि बात करें तो क्या आएंगे, 0, 1 एंड
2, मतलब सब सेल कौन कौन से हो गए 3s, 1 के कारण क्या हो गया 3p और 3d। ये 3 किसके लिए है n के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ सब सेल यहाँ पे कितने हैं sp और d। 4 की बात करें n = 4 है तो l की कितनी वैल्यू होंगी 0 से लेके 3 तक, 0, 1, 2 एंड 3। तो सब सेल क्या हो जाएंगे 4s, 4p, 4d, नेक्स्ट इज 4f। टोटल कितने हो गए 4 सब सेल। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि 4s, 4p, 4d, 4f इस केस में यदि बात करूं तो ये सब किसमें है 4 शेल में है ना। इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, और उस फोर्थ शेल में 4 सब सेल है, कौन कौन से s, p, d और f। ठीक है, उसमें भी जो s है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा, फिर कौन सा होगा p होगा, फिर d होगा और फिर f होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा जो इलेक्ट्रॉन s के सब सेल में बैठा है। ठीक है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा जो इलेक्ट्रॉन f के सब सेल में बैठा है, क्योंकि वो जो f का इलेक्ट्रॉन है, f सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है कंपेयर टू s के सब सेल के। तो स्टेबल कौन सा होगा s का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अनस्टेबल f का इलेक्ट्रॉन। तो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में यदि लिखें तो आप क्या लिखोगे 4s, 4p, 4d, देन 4f। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर आपने लिखा है इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ज्यादा जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी कम होते जाएगी। तो 4s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा 4p सब सेल की है, फिर 4d की है, 4f की है। तो दीज वेर ऑल अबाउट एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, so next is magnetic quantum नंबर, जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं एक चार्ज पार्टिकल है ना, तो इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, it describes the behavior of electron in magnetic field। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में यदि बोलूं तो ये आपको क्या देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल की इंफॉर्मेशन दे रहा था, कौन से शेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको दे रहा था इंफॉर्मेशन किसकी, सब सेल की। और ये आपको जो इंफॉर्मेशन देता है वो ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कि किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। ठीक है,
it gives the number of orbitals in a given सबसेल। किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं वो इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l की किसी भी दी गई वैल्यू के लिए जो m की जो वैल्यूज होंगी वो -l से लेके +l तक होंगी, है ना। मान लो l की वैल्यू आई 1, तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 से लेके +1, मतलब -1 बीच में 0 देन +1। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, m can have values from -l through 0 to +l। ठीक है, तो m की इतनी सारी वैल्यूज होंगी, है ना। मान लो l की वैल्यू क्या आई? 2 आई, तो m की वैल्यूज कितनी होंगी? -2 से लेकर +2 तक। ठीक है, तो m की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, -2, -1, 0, +1, +2, -2 से लेकर +2 तक, तो m की 5 वैल्यूज हो जाएंगी। अब ऑर्बिटल्स में हमने पढ़ा है कि जब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू आई मेरी 1, है ना। तो m की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? m की वैल्यू हो जाएगी -1 से +1 तक, है ना। तो दिस विल बी -1, नेक्स्ट इज 0 एंड नेक्स्ट इज +1। तो m की ये 3 डिफरेंट वैल्यूज हुई। ठीक है, तो इससे क्या बता रहा है ये? l आपको बता चुका हूं, l आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है? सबसेल की, जबकि m आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ऑर्बिटल्स की। इसका मतलब ये है कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? -1, 0 एंड +1। ठीक है, l इज इक्वल्स टू 1 आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p को। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a given subcell are given below। ये हो गया मेरा सबसेल। ठीक है, और ये क्या दे रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसेल मेरे कौन से थे? S, P, D और F। ठीक है, S की वैल्यू क्या थी? 0 थी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल M की वैल्यू क्या आएगी? 0, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने देगा? 1। P के लिए जो है L की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो M की वैल्यू क्या हुई? -1 से +1, मतलब -1, 0 और +1,
मतलब p के जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आए वो कितने हुए, 3। d की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो इसके m की वैल्यू कहां से, -2 -1 0 +1 +2, मतलब इट विल गिव यू 5 ऑर्बिटल। f के लिए क्या आ जाएगा, 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दिस वाज इन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि भाई जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो हमको मिल ही गए, और हमें मालूम है कि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल और सबसेल में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ n, ठीक, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सबसेल को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल रिप्रेजेंट करना सीखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, दिस इज द शेल, सबसेल, एंड दिस इज गिविंग यू नंबर ऑफ सबसेल, एंड लास्ट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू यदि 1 है तो l की वैल्यू क्या थी, 0 से n-1, मतलब l की वैल्यू क्या आई, 0। m की वैल्यू क्या आएगी, -l से +l, मतलब 0। सबसेल कौन सा हो गया, m आपको क्या देता है, ऑर्बिटल बताता है, जबकि l जो है आपको सेल बताता है, सबसेल बताता है ना। तो l आपको सबसेल बता रहा है, तो 0 किसके लिए होता है, s सबसेल के लिए। तो नंबर ऑफ सबसेल यहाँ पे क्या हो गए, 1। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1s से। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स s में कितने हुए, एक ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, n की वैल्यू जब 2 है तो l की 2 वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट क्या होगी, 0, और सेकंड क्या होगी, 1। m की वैल्यूज क्या होगी, l इज इक्वल्स टू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, 0, और l इज इक्वल्स टू यदि 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 और +1। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करना है आपको, शेल कौन सा है, 2, सबसेल कौन सा है, s, तो यहां पे क्या हो गया, 2s, है ना। और इधर क्या हो गया आपका, 2p, है ना, क्योंकि l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या होता है, p होता है, और n जो है आपका 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया, 2p। ठीक है, अब s में नंबर ऑफ सबसेल कितने होते हैं, 1। p में नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स p में कितने हैं, 1 2 और 3, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो गए, 3। ओवरऑल कितने हो गए, 4, है ना। इसका मतलब सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s का और 3 p के। n की वैल्यू यदि 3 है तो क्या हो गया, 0 1 2। m की वैल्यू क्या आई, 0 -1 0, नेक्स्ट इज +1। इधर क्या हुआ, -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करना है तो 0 किसके लिए हुआ, n की वैल्यू 3, 0 होता है s के लिए तो दिस इज 3s, 1 होता है आपका p के लिए तो दिस इज 3p, 2 होता है d के लिए तो दिस इज 3d। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ सेल सबसेल और सबसेल लिखना है, तो इसमें कितने हो गए, 1। ठीक है, दिस इज योर
नंबर ऑफ सबसेल। ठीक है, तो इसमें सेल कितने हो, नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए 1, पी में कितने हो गए 3 और इधर कितने हो गए 3, तो टोटल कितना हो गया 9 ऑर्बिटल्स, है ना। तो these were all about the मैट्रिक क्वांटम नंबर। इस तरह से हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बी डी में 5 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आया हमारा क्या, मैट्रिक क्वांटम नंबर। मैट्रिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, इट गिव्स यू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्टेन प्रिफर्ड रीजन ऑफ स्पेस में मूव करता है। ठीक है, तो इट कैन हैव द डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू होती है क्वांटम नंबर एस के लिए वो +1/2 होती है। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। तो नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एस से। ठीक है, और ये आपको किस आइडिया देता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हम तो ये तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस जो है मूव कर रहा है, लेकिन ऐसे तो मूव कर ही रहा है और वो अपनी स्पिन पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम not only revolving around the nucleus but is also spinning around its own axis. So this quantum number describes the spin of electron ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपको क्या बताया, 2 डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है वो +1/2, जबकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज यदि मूव कर रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी +1/2, है ना। और यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -1/2। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटम नंबर s की वैल्यू है वो बाकी 3 क्वांटम नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द अदर 3 क्वांटम नंबर्स। ठीक है,
So these was all about the 4 quantum number which gives you the complete address of electron. कंक्लूजन क्वांटम नंबर के लिए क्या आया? इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय specifying its main shell शेल कौन रिप्रेजेंट करता है? क्वांटम नंबर n by specifying its main shell, subshell, the orientation of the orbital, and its spin. तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि इट डिफाइंस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो इतना सा हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया. अब देखते हैं कुछ इस पे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, लाइक डिस्क्राइब ऑर्बिटल. ऑप्शन ए, n is equals to 1, l is equals to 0. ठीक है, आपको इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है. B, n is equals to 3, l is equals to 2. ऑप्शन C, n is equals to 4, l is equals to 3. ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू क्या है? 1 है. सबसे पहले क्या आ गया? 1. L की वैल्यू क्या है? 0. और 0 के लिए कौन सा सबसेल हम यूज करते हैं? S. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 1s. इधर बात करिए, n की वैल्यू क्या है? 3 है ना, और L की वैल्यू 2 है ना. तो L की वैल्यू यदि 2 है तो 2 हम क्यों कौन से सबसेल के लिए यूज करते हैं? D के लिए. तो ये क्या हो गया? 3D. ऑप्शन C देखिए, n की वैल्यू क्या है? 4 है, और L की वैल्यू 3. तो 3 किसके लिए यूज करते हैं? F सबसेल के लिए. तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द, बाय यूजिंग द क्वांटम नंबर वी आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ सेल एंड सबसेल.